दोस्तों अभी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक ही बेट चल रही है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाला है। इन्फ्लेशन देखो यूएस में मई 2026 में 4.2% पे पहुंची जो 3 साल में सबसे ज्यादा थी। तो ट्रेडर्स भी जेन्युइनली डर के मारे रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि मार्केट बिल्कुल गलत है। रेट्स बढ़ेंगे नहीं बल्कि गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो एक इकोनॉमिक बूम आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इस पूरी सिचुएशन में एक एसेट क्लास है जो चुपचाप तेजी पकड़ने के लिए बैठा है, जो है सोना। तो एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि मैं कनेक्ट करूंगा कि ये पूरा मैक्रो केओस आखिर में सोने को क्यों चमकाने वाला है और क्यों ट्रम्प भी यही चाहता है। तो दोस्तों पहले पूरी सिचुएशन समझते हैं। अभी मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन है कि साल के एंड तक लोन और ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और इसका रीजन है इन्फ्लेशन का खराब नंबर आना। पर यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। ये जो 4.2% वाला स्पाइक है, ये नॉर्मल डिमांड इन्फ्लेशन नहीं है। ये आया है एक जियोपॉलिटिकल शॉक से, जिसमें ईरान वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ऑयल और एनर्जी ऊपर चले गए, और पूरे इन्फ्लेशन का 60% से ज्यादा सिर्फ एनर्जी से आया, जहां एनर्जी प्राइसेस खुद पिछले साल के मुकाबले इस साल 23% ऊपर है। ये जो प्राइस ऊपर गए हैं ऑयल के, ये वॉर के शॉक की वजह से हैं, ना कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से। और यही डिटेल पूरी कहानी और स्पेशली गोल्ड की कहानी का सेंटर है, तो इसे याद रखना। अब इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा गेम चेंजर जो गोल्ड के लिए है, वो है कि फेड में नई मैनेजमेंट आई। मई 2026 में जेरोम पॉवेल की जगह आए केविन वॉर्श, जिसको सेनेट ने इतिहास के सबसे नैरो मार्जिन से कंफर्म किया, क्योंकि वॉर्श खुद ट्रम्प के पिक थे, और ट्रम्प ओपनली यही बोलते हैं कि रेट्स मुझे नीचे चाहिए। और देखो वॉर्श पे अभी कितना प्रेशर है कि आते ही उन्होंने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन चेंज करने की बात करी। 4.2% वाला इन्फ्लेशन जो 3 साल में पहली बार पहुंचा यूएस में, उस पे वॉर्श का कहना है कि वर्स्ट इन्फ्लेशन इन 3 इयर्स पूरी कहानी है ही नहीं। वो पसंद करते हैं ट्रिम्ड एवरेज, यानी इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में से उन चीजों को हटा दिया जाए जिनके दाम आए दिन ऊपर नीचे होते हैं जब भी दुनिया में कोई टेंशन आती है, जैसे ऑयल प्राइसेस या फिर बीफ प्राइसेस। आसान भाषा में उनका ये कहना है कि ये वाली महंगाई काउंट नहीं होती, इसीलिए इसको इग्नोर करो। और सोचो कितना ज्यादा कन्वीनियंट है ये। पूरा 4.2% स्पाइक एनर्जी से आया, और नया चेयरमैन कह रहा है कि एनर्जी को ही हटा दो। मतलब फेड को परफेक्ट एक्सक्यूज मिल गया, रेट सेम रखो या फिर बाद में कट करो, बिना डर के कि इन्फ्लेशन फिर भड़केगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पुराने चेयरमैन पॉवेल से, जिनके पीछे ट्रम्प पड़े रहते थे कि इंटरेस्ट रेट कम कर भाई। और ये गोल्ड लवर्स नोट करो, एग्जैक्टली वो सेटअप है जो सोने के लिए ड्रीम सिनेरियो है, जहां रेट कट होंगे उस टाइम पे जब असली दुनिया में हर चीज का प्राइस ऊपर होगा। गोल्ड के चमकने का पहला बड़ा रीजन है कि केविन वॉर्श सीपीआई की जगह पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बेटर मेजर मानते हैं इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए। यानी आम लोग अपनी रोज की जिंदगी में सर्विसेज और गुड्स पे कितना खर्च कर रहे हैं और उनका दाम कितना बढ़ रहा है। अब देखो कितना स्मार्ट है ये। अगर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेके इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर दिया जाए, तो प्राइवेट सेक्टर से बिलियन प्राइसेस कलेक्ट करे जाएंगे, और ये नया सिस्टम ज्यादा डेटा देगा। और ज्यादा डेटा का मतलब है छेड़छाड़ का स्कोप ज्यादा हो जाता है। जितना ज्यादा एंगल, उतनी आसानी से फेड बोल सकता है कि देखो रियल इन्फ्लेशन उतनी बुरी नहीं है जितना आपको लग रहा है। और जब ऑफिशियल इन्फ्लेशन लो दिखाई जाती है, लेकिन आपकी रियल लाइफ में चीजें महंगी हो जाती हैं, तो सबसे पहले स्मार्ट मनी कहां जाता है? उधर जहां आपके पैसे की वैल्यू बची रहे। और गोल्ड से पुराना स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, आप मुझे बताओ। दूसरा रीजन है तेल। ईरान वॉर की टेंशन ठंडी पड़ने के साथ साथ ऑयल गिर रहा है, लगभग प्री वॉर लेवल पे आ रहा है। ये ह्यूज है। देखो ऑयल बेसिकली हर चीज का इनपुट है, ट्रांसपोर्ट से लेके एनर्जी तक का। और जब ऑयल गिरता है तो बाकी सब चीजों के प्राइसेस भी नीचे आने लगते हैं। इसीलिए फेड इंतजार नहीं करेगा। वो कहेगा हमें पता है प्राइसेस गिरने वाले हैं, तो एडवांस में हम रेट कट कर देते हैं। और ये एक और दरवाजा खोलता है फेड के लिए। और अब गोल्ड का असली कनेक्शन समझो। गोल्ड अभी करेक्शन में इसलिए गया क्योंकि वॉर ने ऑयल बढ़ाया, ऑयल ने इन्फ्लेशन बढ़ाया, इन्फ्लेशन ने रेट कट उम्मीदें मार दी, और हाई रेट की वजह से सब डॉलर बेस्ड एसेट्स खरीदने लगे। तो हाई रेट प्लस स्ट्रॉन्ग डॉलर ने गोल्ड पे डबल प्रेशर क्रिएट करा। और जिस टाइम से वॉर ठंडा पड़ता है और ऑयल गिरता है, उस टाइम से ही सारे प्रेशर उल्टे पड़ जाते हैं। जहां इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज होता है, फेड रेट कट रिज्यूम करता है, जिससे डॉलर वीक होता है। और ये सारे कॉम्बिनेशन सोने के लिए बहुत ज्यादा बुलिश है। दोस्तों अब आते हैं एक और सीरियस पार्ट पे, जो बैकग्राउंड में चुपचाप से चल रहा है और जो भूमिका बना रहा है गोल्ड के लिए, और इसको ध्यान से समझना। ये है प्राइवेट क्रेडिट।
पहले समझो ये होता क्या है। दोस्तों प्राइवेट क्रेडिट का मतलब होता है वो लेंडिंग जो बैंक के थ्रू नहीं होती बल्कि नॉन बैंक प्लेयर्स के थ्रू होती है, जैसे बड़े प्राइवेट फंड्स और एसेट मैनेजर्स जैसे ब्लैक रॉक, अपोलो, ब्लैकस्टोन टाइप्स, जो डायरेक्टली कंपनीज को पैसा देते हैं। प्राइवेट क्रेडिट की मार्केट 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद काफी ज्यादा एक्सप्लोड हुई, क्योंकि क्राइसिस के बाद बैंक्स पे रेगुलेशन का पहाड़ आ गया और वो रिस्की लेंडिंग से पीछे हट गए। पर लोन की डिमांड तो गई नहीं, वो बस शिफ्ट हो गई इन प्राइवेट फंड्स की तरफ, और ये मार्केट अब ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर की है। और इधर तीन बड़ी प्रॉब्लम्स है जो अब मार्केट फेस कर रही है। पहली, ये लोन्स अक्सर फ्लोटिंग रेट पे होते हैं, यानी अगर सेंट्रल बैंक रेट्स बढ़ा दे तो इन लोन पे दिया हुआ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और ये लोन वीक या रिस्की कंपनीज को दिए जाते हैं जिन्हें बैंक्स या पब्लिक बॉन्ड मार्केट आसानी से पैसा नहीं देता। और जब लोन रेट लंबे समय के लिए ऊपर होते हैं तो इन कंपनीज को ब्याज देना भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से इनका डिफॉल्ट रेट और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है, ये बड़े प्राइवेट फंड्स जब पैसा देते हैं आगे रिस्की कंपनीज को, तो ये भी पैसा इन्वेस्टर से उठाते हैं, और इन्वेस्टर चाहे भी तो अपना सारा पैसा एकदम से बाहर नहीं निकाल सकता। और अभी रिसेंटली काफी इन्वेस्टर्स को पैसा अपना बाहर निकालना था, इसीलिए बड़े फंड मैनेजर्स ने इस पे लिमिट 5% कर दी, जो बताता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट रहा है और वो अपना पैसा बाहर निकालना चाहते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है, ये पूरा प्राइवेट क्रेडिट का सिस्टम ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। ये पब्लिकली ट्रेड नहीं होता, इसलिए पूरी जानकारी नहीं मिलती, और असली रिस्क तब तक छुपा रहता है जब तक ये फट नहीं जाता। और सबसे स्कैरी बात है पेंशन फंड्स। आम लोगों के पेंशन फंड्स ज्यादा यील्ड के चक्कर में प्राइवेट क्रेडिट में पैसा लगा के बैठे हैं, और रिसेंटली पता चला कि पेंशन फंड ज्यादा पैसा उधार दे रहे हैं इन रिस्की कंपनीज को, सारी प्रॉब्लम्स देखने के बावजूद भी। और जब आम अमेरिकन का पैसा इस पूरे मेस में फंस जाता है तो ये टू बिग टू फेल बन जाते हैं। और जब बड़े प्लेयर्स ऐसी मुसीबत में फंसते हैं जिसका झटका पूरी इकोनॉमी को लग सकता है, तो गवर्नमेंट इनको बचाने के लिए भागती है, और सबसे आसान सॉल्यूशन है रेट्स नीचे करना। सस्ते पैसे से कंपनीज अपना पूरा लोन रीफाइनेंस कर पाती हैं, डिफॉल्ट्स रुकते हैं और प्रेशर कम होता है। तो फेड के पास एक और रीजन बन जाता है रेट कट करने का, जो कि अभी प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में चल रहा है। और हर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में गोल्ड सेफ हेवन बन के डिमांड पूरी खींचता है। अब एक क्लू जो ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं, बिग टेक कंपनीज इतनी तेजी से पैसा बोरो कर रही है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। सिर्फ 2026 के पहले 5 महीने में 5 बड़े टेक जायंट्स ने $159 बिलियन बोरो करे, जो उनके 2020 से 2024 के पूरे 4 साल के कंबाइंड बोरोइंग $150 बिलियन से भी ज्यादा है। आधे साल में 4 साल से ज्यादा की बोरोइंग। स्मार्ट मनी इतना ज्यादा हैवी तब करता है जब उनको लग रहा हो कि रेट्स नीचे होंगे। अगर इकोनॉमी स्क्वीज होने लगे और डेट महंगा होने वाला है तो आप भी क्यों लोन ज्यादा लोगे। ये मूव ज्यादा लगता है जैसे वो अभी हैवी बोरो कर रहे हैं ताकि बाद में उसको लोअर रेट से रीफाइनेंस कर सके। यानी इनका अंदर का सिग्नल भी ये कह रहा है कि रेट्स नीचे जाएंगे। और इन सब में सबसे बड़ा सिग्नल है दोस्तों यूएस गवर्नमेंट खुद, जो रेट्स नीचे चाहती है। फिस्कल ईयर 2026 आधे से ज्यादा निकल चुका है और नेशनल डेट पे इंटरेस्ट कॉस्ट पिछले साल से काफी ज्यादा है। ट्रेंड क्लियर है कि इंटरेस्ट पेमेंट हर साल बढ़ रही है। नेट इंटरेस्ट पेमेंट यानी जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है माइनस जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आता है, वो $723 बिलियन है, जो इस टाइम पे सोशल सिक्योरिटी के बाद सबसे बड़ी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को करनी पड़ रही है। और कांग्रेशनल बजट ऑफिस का अपना प्रोजेक्शन है कि अगले 10 साल में सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट $1.6 ट्रिलियन से ऊपर होगी। गवर्नमेंट का खर्चा रेवेन्यू से ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये सारा इंटरेस्ट नई बोरिंग से पे होगा। और अगर आपने नोटिस करा हो कि यूएस गवर्नमेंट अभी अपना काफी सारा कर्जा शॉर्ट टर्म के लिए ले रही है, और ये तभी होता है जब पता हो कि रेट्स नीचे आएंगे, जिसके बाद लॉन्ग टर्म का कर्जा सस्ते रेट पे लिया जाएगा। और गोल्ड के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। जब गवर्नमेंट इतना डेट ट्रैप में फंस जाती है कि उसको मजबूरन रेट्स लो करने पड़ते हैं, चाहे इन्फ्लेशन कुछ भी कह रही हो, उसे कहते हैं फाइनेंशियल डिप्रेशन या फिर फिस्कल डोमिनेंस। और दोस्तों ऐसे माहौल में बॉन्ड्स का रियल रिटर्न यानी यील्ड माइनस इन्फ्लेशन क्रश हो जाता है। और जब बॉन्ड्स और कैश परचेजिंग पावर लूज करते हैं, पैसा वहां जाता है जहां प्रिंट नहीं हो सकता, और सोना वही है जो प्रिंट नहीं हो सकता। अब दोस्तों वो पार्ट इसके लिए आप सब रुके हैं, इन सबको एक लाइन में जोड़ते हैं, ये सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, और वो है सोना देखो कैसे। नंबर 1 जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोना कोई यील्ड नहीं देता, कोई इंटरेस्ट नहीं देता, तो जब रेट्स हाई होते हैं तो लोग ये सोचते हैं बॉन्ड से 5% मिल रहा है और सोने से 0%, तो गोल्ड मैं क्यों रखूं। पर जब फेड रेट कट करता है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिरती है और सोना वापस से अट्रैक्टिव बन जाता है। एक रफ रूल जो एनालिस्ट यूज करते हैं वो ये है कि हर 50 बेसिस पॉइंट की ईजिंग रफली $500 पर आउंस का सपोर्ट देती है सोने को, क्योंकि रेट्स भी गिरते हैं और डॉलर भी वीक होता है।
नंबर 2 जो है नेगेटिव रियल रेट्स। याद है वॉर्स इन्फ्लेशन को रीडिफाइन कर रहा है, जबकि कट भी करना चाहता है। इसका मतलब नॉमिनल रेट्स गिरेंगे पर रियल वर्ल्ड इन्फ्लेशन चलती रहेगी। जब इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से नीचे चले जाते हैं उसे कहते हैं नेगेटिव रियल रेट। ये सोने का सबसे फेवरेट मॉल है। नंबर 3 जो है डिबेसमेंट ट्रेड। रेट कट्स प्लस बैंक डीरेगुलेशन प्लस गवर्नमेंट डेफिसिट बोरोइंग, सिस्टम में ज्यादा पैसा और क्रेडिट। जब करेंसी की वैल्यू पतली होने लगती है सोना उसके अगेंस्ट हेज बन जाता है। नंबर 4 जो है फेड के इंडिपेंडेंस पर सवाल। वॉर्स ट्रम्प का पिक है, पॉलिटिकल प्रेशर में रेट कट करने हैं और सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। जब लोग सेंट्रल बैंक पे भरोसा करना छोड़ देते हैं वो सोने की तरफ ही भागते हैं। और नंबर 5 जो है फिस्कल स्ट्रेस और सेफ हेवन। प्राइवेट क्रेडिट क्राइसिस, $1.6 ट्रिलियन का इंटरेस्ट प्रोजेक्शन, डेट स्पाइरल, ये सब अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी बढ़ाते हैं और हर क्राइसिस में सोना सेफ हेवन बन के डिमांड खींचता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली ब्रेकडाउन पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इस पूरी साइकिल को, रेट्स को, बूम को, बस्ट को और गोल्ड को ट्रैक करता रहूंगा। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।